सफल परीक्षण के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक परमाणु संपन्न देश थे। दो परमाणु संपन्न देशों के बीच यदि युद्ध होता है तो ये काफ़ी घातक हो सकते हैं। इसलिए इसको समझते हुए और काफ़ी दूरदर्शी सोच रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 21 फरवरी 1999 को बस द्वारा दिल्ली से लाहौर के लिए रवाना हुए और एक लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ 21 फरवरी 1999 को। और जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर में बस से उतरे तो बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। दोनों देशों ने कहा कि अतीत में हमने जितने भी युद्ध किए हैं उसे भुलाकर हम सब अब एक सह अस्तित्व पे आगे बढ़ेंगे और हम बहुत ही जल्दी मिल बैठकर कश्मीर मुद्दे को सॉल्व कर लेंगे, इसमें बिना किसी देश को इंटरफेयर किए। अटल बिहारी वाजपेयी को 21 तोपों की सलामी दी गई, लेकिन कोई भी हिंदुस्तानी ये नहीं जान रहा था कि ये 21 तोपों की जो सलामी दी जा रही है भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में, ठीक 3 महीने बाद यानी मई में यही तोपें भारतीय सैनिकों के सीने पर गिरेंगी। लाहौर में जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उस समय पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ये कह रहे थे कि हम उन्हें सैल्यूट नहीं करेंगे, भाई मत करिए ना, तुम्हारे सैल्यूट के हम लोग भूखे हैं। लेकिन ये जो था, ये आदमी इतना बड़का, ये इसको तो इसी के देश में फांसी की सजा हुई है, इसने खुद अपने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके खुद राष्ट्रपति बन गया था वहां पे। तो ये इसने क्या किया, एक प्लान बनाया, ऑपरेशन बद्र, अल बद्र प्लान बनाया और इसमें ना कई जनरल थे, 4-5 लोग, यही लोग मेन थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो तो एकदम ये तो था ही भाई, ये जनरल ही थे परवेज मुशर्रफ, और यहाँ पे चीफ ऑफ जो जनरल स्टाफ थे अजीज खान, और यहाँ मेजर जनरल जावेद हसन। ऐसा कहा जाता है कि पूरा जावेद हसन ने ही रूपरेखा तैयार किया था, हालांकि इतने लोगों का योगदान था कारगिल में। ये लोग चाहते थे कि जो शिमला एग्रीमेंट के बाद ये हुआ था, हम लोग में एक आपसी सहमति थी कि करगिल का जो एरिया है वहाँ टेम्परेचर -30 -40 चला जाता है, इतना ठंड हो जाता है। तो हम लोग क्या करते थे, अक्टूबर के बाद हम भी अपनी पोस्ट बंकर को छोड़ के चले जाते थे और पाकिस्तान भी चला जाता था। फिर हम लोग जाते थे मई जून के महीने में। तो पाकिस्तान ने प्लान बनाया कि 1999 में हम क्या करेंगे, अपनी जो जैसे भारत पीछे हटेगा, पाकिस्तान ने कहा कि हम लोग तो पीछे नहीं हटेंगे और उल्टे अपनी फौज भेज देंगे, उन बंकरों में घुसा देंगे जो भारत खाली करके गया है, और उन्हें हम क्या करेंगे, पूरी हथियार सप्लाई A to Z दे देंगे। ये ऑपरेशन अल बद्र में चल रहा था। इसको आप मैप से समझिए ध्यान से। ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं ये आपका एक्चुअली POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का ये जो एरिया है, यहाँ से हम लोग, ये जिला जो आता है वो कारगिल जिला आता है। एक्चुअली लड़ाई जो थी वो कारगिल जिले में थी, वो 4 सेक्टर में थी, उसको एक्चुअली जिला कारगिल होने की वजह से उसका नाम कारगिल दे दिया। देखिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, यहाँ से श्रीनगर से लेह तक एक सड़क जाता है 1A, नेशनल हाईवे 1A। अब पाकिस्तान का जो प्लानिंग क्या था कि ये हाईवे को हमको कैसे भी काट देना है। ये हाईवे काटने का 2 मकसद था, एक हाईवे को यहाँ से काट दीजिए और एक एरिया से, ताकि यहां से कोई सियाचिन में ना जा सके। अगर सियाचिन का हाईवे कट जाएगा तो सियाचिन भारत के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वहां डायरेक्ट पहुंच नहीं है। अब बीच में इतने पहाड़ हैं कि नॉर्मल सड़क बनाई ना जा सकती है। तो इसलिए ऑपरेशन अल बद्र के द्वारा मुशर्रफ ये सोचे कि हम ये हाईवे को काट देंगे तो पाकिस्तान, भारत बैकफुट पे आ जाएगा। और रियली भी थी, जैसे आप यहां देखेंगे ये डॉटेड लाइन हमारी LAC है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब ये जो सड़क जा रही है, ये सड़क है हमारी श्रीनगर से लेह तक। अब यहां कारगिल देखिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत ही करीब है। इनकी प्लानिंग क्या थी, ये लोग 4 जगह से भारत में घुस गए। देखिए करगिल जो बोलते हैं, करगिल की लड़ाई, करगिल जिला था, उसमें 4 जगह थे। जैसे आपके जिला में कैसे ब्लॉक या तहसील होते हैं, कई सारे होते हैं, तालुका टाइप का, उसे ही था करगिल जिला। इसमें 4 महत्वपूर्ण सब डिवीजन में लड़ाई चल रही थी। ये क्या किया, ये 4 जगह से घुसपैठ कर दिया, यहाँ पर 4 एरिया से घुसपैठ किया। सबसे पहला जो एरिया था मस्कोक एरिया था, ये मस्कोक एरिया में घुसपैठ कर दिया। उसके बाद जो एरिया था वो द्रास का एरिया था। सबसे भीषण जो लड़ाई हुई थी वो द्रास में हुई थी। इसी में तोलोलिंग, टाइगर हिल और 0.5140 इसमें सब आते थे सब ये। तो ये वाला एरिया हो गया द्रास, और इसके बाद ये वाला एरिया हो गया काक्सर। काक्सर का एरिया जो था वो एक्चुअली बैकअप के लिए इन लोगों ने यूज किया था। और काक्सर के बाद ये बटालिक एरिया, बटालिक सबसे लास्ट में था। अब आप बताइए बटालिक क्यों किया गया था, क्योंकि बटालिक पे अगर कब्जा हो जाएगा तो हम सियाचिन नहीं जा पाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना, ये चारों पॉइंट एक्चुअली कारगिल में आ रहे थे, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कारगिल का युद्ध। लेकिन कारगिल का युद्ध में जो सबसे भीषण एरिया जगह युद्ध हुआ था वो था द्रास में। तो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये लड़ाइयाँ कैसे कैसे हुई थी।
देखिए ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पर पशुपालन ज़्यादा होता है। तो एक याक पहाड़ी जीव होते हैं, पहाड़ी पशु है, तो याक चरा रहे थे लोग। तो ये तासी नाम दयाल नाम के एक व्यक्ति का याक खो गया था, वो उसे ढूंढने गया और दूरबीन में देखा तो उसको दिखाई दिया कि कुछ लोग पत्थर को खोद रहे हैं और वहाँ छुपने की जगह बना रहे हैं, बंकर बना रहे हैं। और वो दाढ़ी वगैरह रखे तो समझ गया कि भाई ये पाकिस्तानी है। ये भागा भागा आया, आर्मी को बताया कि भाई वहाँ ऐसी ऐसी घुसपैठ हो रही है। तो आर्मी ने देखा तो भाई आर्मी को भी हलचल दिखाई दी, हेलीकॉप्टर से सर्वे लिखा गया तो भारत को भी पता चला कि भाई यहाँ पे घुसपैठ है। तो इसके लिए पेट्रोलिंग पार्टी, पेट्रोलिंग मतलब होता है जांच के लिए, पेट्रोलिंग पार्टी भेजी गई 5 मई को। 5 मई को भेजा गया पेट्रोलिंग पार्टी में 4 से 5 जवानों को वहां पर घुसपैठी। ये चारों से एक्चुअली पहाड़ पे आप चढ़ रहे होते हैं, वहां पहले से वो छुप के बैठे होते हैं, तो वो आराम से आपके ऊपर शूट कर सकते हैं। हमारे सैनिकों को उन लोगों ने मार दिया, हमारे सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद जो हुआ वो एकदम भयानक हो गया। ये 9 मई को सीधा हमारा कारगिल के जिला पर, अब जैसे कारगिल का कई एरिया है, जैसे मस्कोक है, द्रास है, बटालिक है, काक्सर है, तो ये 4-5 अलग है, छोटे छोटे डिवीजन है, लेकिन एकदम मेन जिला पे ही कारगिल जिला में आके पाकिस्तानी आर्मी का एक तोप का गोला गिरा और भारत का जो एमुनेशन डिपो था जहां गोला बारूद रखा था पूरा वही उड़ा दिया और एक झटके में भारत को 127 करोड़ का लॉस हो गया। इन सब के होने के बाद भारत को लग रहा था कि ये मामूली घुसपैठी आतंकवादी हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरी तरह से साफ होने लगा कि ये आतंकवादी नहीं है। इन आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तानी पिल्ले बैठे हुए हैं, उनकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान बैठे थे। उनके अंदर इतना तो कलेजा नहीं है कि सामने सामने लड़े। अरे साले मर्द की औलाद थो तो सीधा बोले रहते ना कि मत लौटो। हम लोग जब लौट गए थे ठंड में तो तुम आके वहां बैठ गए थे, उसके बाद वीर बन रहे हो। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब आप हमला करने जाते हैं तो माना जाता है कि आपकी फौज 3 गुनी होनी चाहिए क्योंकि दुश्मन पहले से बैठा है, लेकिन पहाड़ी लड़ाई में ऐसा माना जाता है कि नहीं, आपको 9 गुना लॉस होगा। एक तो आप चढ़ेंगे, आपको चढ़ाई में दौड़ नहीं सकते हैं खाली मैदान की तरह, और वो आराम से बैठा हुआ है पहाड़ में, हल्का सा एक मौका कर लेगा, बंदूक निकाल लेगा, आपको दिखेगा नहीं कहां से गोली आ रही है। अब भारत के सामने यही बड़ी समस्या थी, कैसे कैसे हमला किया जाएगा। तो ये टोटल का एरिया देखिए कारगिल है, तो इसमें हम लोग जो देख रहे थे ये वाला एरिया जो है ये मस्कोक है, इसके बाद ये द्रास है। तो मेन जो झमेला था वही वो द्रास में था, क्योंकि द्रास जो है हाईवे के एकदम करीब में भी करीब का एरिया था और यहाँ की जो पहाड़ियां थी वो काफी ऊंची थी, जिससे कि नेशनल हाईवे नंबर 1 पर कौन जा रहा है आराम से देखा जा सकता था। पाकिस्तान इतना डोमिनेंस कर लिया था कि नेशनल हाईवे नंबर 1 पर आप एक स्कूटर नहीं ले जा सकते थे बिना उनके हिसाब से, क्योंकि वो आराम से गोली मार सकते थे, सर पे गोली मारते थे एकदम टीप के वो सब। तो भारत को यहाँ पे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। ये भारत की इंटेलिजेंस फेलियर थी, ये पूरी तरह से आके इन पहाड़ियों पर बैठ गए। अब ये जो आपका द्रास का एरिया दिख रहा है, ये भले इतना छोटा यहां दिख रहा है, अब ये देखिए पूरा का पूरा एरिया द्रास है। अब भारत ने अपनी थल सेना का ऑपरेशन विजय चालू किया 19 मई को, ऑफिशियली इसी दिन से युद्ध स्टार्ट हो गई। अब हम लोगों ने कहा कि भैया एक टुकड़ी द्रास में भेजते हैं, कुछ यहाँ पे मस्को के एरिया में, यहाँ पे काक्सर में, और ये वाला एरिया जो आपका बटालिक है यहाँ पे भी भेजते हैं। भीषण लड़ाई हो गई आपकी द्रास में, चूंकि द्रास का एरिया बहुत ऊंचा पे था। अब यहाँ 3-4 ऐसे जगह थे जहां पे कब्जा करना जरूरी था, जैसे तोलोलिंग हो गया, टाइगर हिल हो गया, पॉइंट मतलब देखिए यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पहाड़ी भी हैं सब लाइन से, तो इसका अलग अलग नाम ना देके सेना के मानचित्र में उसका नाम दे दिया गया पॉइंट 5140, और एक और पॉइंट है पॉइंट 4590। ऐसे कई ठो पहाड़ियां हैं सब, और ये पूरा मिला देते हैं ना तो ये एरिया बनता है द्रास। अब इस द्रास के एरिया में युद्ध करना बड़ी भयानक था। इधर तोलोलिंग थी, तोलोलिंग के बाद यहाँ पर आपका मम था, फिर पॉइंट 5140 था। ऐसे करते करते इस एरिया तक पूरा जीत लेंगे तो लास्ट में पड़ता था टाइगर हिल। टाइगर हिल बहुत ही ज्यादा हाइट पर था और इन सब पे पाकिस्तानी बैठे हुए थे सब, इतना भीषण एरिया में ये लोग आकर बैठ गए थे। अब भारत को नीचे से जाना था इस एरिया में। जनरल परवेज मुशर्रफ के प्लान के हिसाब से उन लोगों ने भारत के 140 पोस्ट पर कब्जा कर लिया था, बंकर बना लिए थे, और हर पोस्ट में उन्होंने भारी मात्रा में हैवी मशीन गन, मोटार, आर्टिलरी, पीछे से तोप का सपोर्ट, स्ट्रिंगर, सरफेस टू एयर मिसाइल, हर तरह के मिसाइलों से लैस थे, और वो लगभग 1500 की संख्या में थे। समस्या ये थी कि यही नहीं समझ में आ रहा था कि वो हमला कहां से कर रहे हैं। ये द्रास का सेक्टर अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला जो एरिया है वो टाइगर हिल है, ये सबसे हाइट पे था इस एरिया में टाइगर हिल। लेकिन इसके इधर कई तो पॉइंट 5140 थी, यहां पर आपने सुना होगा विक्रम बत्रा, दिल मांगे मोर। तो ये लोग इस एरिया में ना, जो हमारे राजपूताना राइफल थी, ग्रेनेडियर थी, जम्मू कश्मीर राइफल थे, जाट रेजिमेंट के सैनिक थे, गोरखा थे, कई सारे पूरी
भारत के हर एरिया से फौज को लगाया गया था। तो यहाँ पर बेसिकली ग्रेनेडियर थे, राजपूत राइफल थे और जम्मू कश्मीर राइफल के जवान थे। तो ये इस एरिया से गए, पहले ये लोग यहाँ से गए, तोलोलिंग पे कब्जा किया, तोलोलिंग के बाद कई छोटे छोटे पॉइंट पर कब्जा किया, तोलोलिंग के बाद सेकेंड हाइट पे जा था 0.5141 था, यहाँ कब्जा किया गया। यहाँ कब्जा के बाद अब देखिए यहाँ से सीधा टाइगर हिल यहाँ है, यहाँ पर हमला हो रहा था और ये ससुरे सब यहाँ से आर्टिलरी फायर कर रहे थे, सब तोप यहाँ से। सोचिए उनको कहाँ दिखेगा, और यहाँ एयरफोर्स भी सक्सेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन भारतीय जवान रुकने वाले कहाँ हैं ससुरे तुनाई। भारत माँ को जब भी जरूरत पड़ी है, भारत के वीर सपूतों ने कभी भी अपना खून बहाने से पीछे नहीं हटे हैं। भारतीय सैनिक जब 0.5141 पे कब्जा किए तो यहाँ से नीचे उतरते वक्त भी बहुत ज्यादा यहाँ से भीषण फायरिंग हो रही थी, यहीं पे बहुत सारे फौजी हमारे शहीद हो गए। फिर प्लान बनाया गया कि हम लोग इस डायरेक्शन से उतर के कुछ उस डायरेक्शन से तीनों ओर से घेरा जाए हम लोग टाइगर हिल के ऊपर, तीन ओर से टाइगर हिल को घेर के, और फिर भारत ने टाइगर हिल पर अपना तिरंगा लहरा दिया था। देखिए यहाँ पर जो एरिया दिख रहा है ये आपको टाइगर हिल दिख रहा है, और टाइगर हिल से इतना दूरी पे आप देखेंगे तो ये तोलोलिंग का एरिया, ये तोलोलिंग पहाड़ी है, ये टोटल एरिया जो है वो द्रास है। अब तोलोलिंग की जो पहाड़ी है वो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ पर लड़ाई करना काफ़ी मुश्किल हो गया था तोलोलिंग पर। अब यहाँ तोलोलिंग पे तो पहले से तोलोलिंग पीक है, यहाँ पे पाकिस्तानी पहले से बैठे थे और जो हिंदुस्तानी फौज थी वो नीचे से आ रही थी। अब हिंदुस्तानी फौज नीचे से जब चढ़ रही थी तो ये जो पाकिस्तानी थे इस साइड में अपनी आर्टिलरी गन रखे थे, यहाँ से हमला कर देते थे। तोलोलिंग की ऊंचाई से ये पूरे एरिया पे डोमिनेट करते थे। ये एरिया नीचे होने की वजह से हम लोग जब द्रास से ऊपर चढ़ना चालू किए तोलोलिंग पे तो ये सीधा हमला कर देते थे। फिर भी भारतीय सूरवीरों ने किसी भी तरह इस मुश्किल चोटी के ऊपर चढ़ान किया। तोलोलिंग को जीतने के बाद इसके अगल बगल में देखेंगे तो कई सारी पहाड़ियां हैं जिन्हें अलग अलग पॉइंट के नाम पे जानते हैं, जिसे हम कहते हैं 0.5140। इस तरह से छोटी छोटी पहाड़ियां थी। इन पहाड़ियों को पार करने के बाद अब देखिए इतनी दुर्गम में पहाड़ियों में जा जाके लड़ाई लड़ना था, और दुश्मन यहाँ पर 100 से ज़्यादा पोस्ट बना के, बंकर बना के वहाँ पर गुफा टाइप का उसमें छुपा हुआ था। हमारे सैनिकों को दिखता भी नहीं था स्पष्ट कि उनकी लोकेशन कहाँ है। ये पार करके इस एरिया की जो सबसे ऊंची चोटी थी वो थी टाइगर हिल। द्रास के तोलोलिंग और उसके छोटे पहाड़ियों पे जीतने के बाद अब इस एरिया का सबसे ऊंचा पहाड़ आप देख रहे हैं ये टाइगर हिल। इसको फतह करना बहुत ही मुश्किल था। टाइगर हिल पे हमारे जो जम्मू कश्मीर राइफल, जो राजपूताना राइफल रही, हमारी जो ग्रेनेडियर्स, इनकी पोस्ट पहुंची फौज पूरी तरह से। अब ये इतना सीधा चढ़ाई पे और यहाँ से ये लोग टोटल एरिया डोमिनेट कर रहे थे। इस वजह से इंडिया को जो थी कैजुअलिटी ज्यादा हो गई, क्योंकि ये पहाड़ पर वो पहले से छुपे हुए थे। एक तो इतनी ऊंचाई थी। अब आप सोचिए जो कुतुब मीनार है वो 240 यानी लगभग 250 फीट की ऊंचाई पर है, और ये लड़ाई चल रही थी 18,000 फीट। आप 250 फीट कुतुब मीनार चढ़िएगा तो थक जाते हैं। ये 18,000 फीट पर दुश्मनों का आमना सामना मुकाबला था। उसमें से चोट्टो पाकिस्तानियों की फौज पीछे से तोप से फायरिंग कर रही थी, इनडायरेक्टली मोटार तोप, हैवी मशीन गन इत्यादि से। और इनको छुपने में एक सहायता होती थी, क्योंकि रूल है कि जो ऊंचाई पर रहता है उन्हें युद्ध में ज्यादा फायदा मिलता है। इसीलिए टाइगर हिल को तीन ओर से घेर लिया गया। तीनों ओर से घेरने के बाद जब टाइगर हिल पर कब्जा हुआ तो समझने लगा कि भैया द्रास का एरिया जो है ना अब पूरी तरह से इंडिया के डोमिनेंस में था। लेकिन बाकी बटालिक सेक्टर वगैरह में अभी भी घुसपैठ बनी हुई थी। लेकिन ये टाइगर हिल जीतने के बाद भारतीय सैनिकों का मनोबल भी टाइगर हिल से ज्यादा ऊंचा उठ गया था। करगिल की लड़ाई में सबसे निर्णायक अगर किसी हथियार ने अगर साथ दिया था तो वो बफोर्स तोप ने साथ दिया था। बफोर्स तोप ने इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया था कि पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से ये हमला हो रहा है। जबकि आपको याद होगा तो जब राजीव गांधी की सरकार थी तो इनको बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे कि बफोर्स में घोटाला हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन जब युद्ध के मैदान में, जब बफोर्स अपने रियल मैदान में उतरा तो जितने विरोधी थे जो ये बोल रहे थे कि राजीव गांधी ने घोटाला किया है, उन लोग का एकदम मुंह बंद हो गया, क्योंकि ये एकदम पॉइंट निशाना मारता था एकदम टीप के। और जबकि पाकिस्तानी को समझ में नहीं आता सोचा मार कैसे रहा है। हम किसी अलग वीडियो में आपको बता देंगे कि तोप से कैसे निशाना बनाया जाता है। एक्चुअली उसके लिए 8 फिगर आर्टिलरी निकाली जाती है 4 फिगर के हिसाब से। तो वो 4 फिगर 8 फिगर के हिसाब से इसको निकाल के मारा जाता है। 40 किलोमीटर रेंज होता है। 40 किलोमीटर तो दिखता भी नहीं है, ये फिगर के हिसाब से मारा जाता है, नक्शा के हिसाब से। वैसे ही हमारे यहाँ राफेल खराब है, राफेल खराब है। अभी चाइना से युद्ध हो जाएगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि राफेल क्या है। तो हमारे यहाँ ना देखिए भाई, किसी की भी सरकार रही, विपक्ष में बैठे हो तो मतलब सरकार को
गरियाओ। एक तरह से कह लीजिए तो ये हमारे पॉलिटिक्स का एक परंपरा है कि विपक्ष में बैठे हो तो सरकार को गरियाओ। उस वक्त बोफोर्स के लिए आप राजीव गांधी को गरिया रहे थे, अभी आप राफेल के लिए नरेंद्र मोदी को गरियाओ। तो आप ये नहीं कह सकते कि गाली किसी एक पार्टी ने सुना है, यहाँ सब पार्टी गाली सुनती है, भले वो कुछ भी करे। आर्टिलरी गन के बाद वायुसेना ने भी अपना ऑपरेशन सफेद सागर चालू कर दिया। 26 मई 1999 को ऑपरेशन सफेद सागर को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया और इसके लिए भारतीय वायुसेना ने अगले ही दिन यानी 27 मई को, ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत खराब दिन एक तरह से कह सकते हैं, तो क्योंकि यह इस वक्त भारतीय वायुसेना को कई सारे झटके लगे। उन्होंने अपना मिग 27 विमान को उड़ाया जो वहां पे पहाड़ी क्षेत्र में गया और इसमें टेक्निकली खराबी आ गई थी। ये हालांकि पाकिस्तानी कहते हैं कि उन्हें मारकर गिरा दिया गया था। टेक्निकली खराबी आने की वजह से इसके जो पायलट थे नचिकेता, वो क्या किए, पैराशूट से ड्रॉप किए और गलती से उनका पैराशूट जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड गिर गया, पाकिस्तान साइड में। बाद में पाकिस्तान ने भारत के दबाव में लौटा दिया, जैसे अभिनंदन जी के साथ मामला हुआ था। लेकिन तब तक, ये तो बात का मैटर है कि जब लौटाया था, लेकिन उस वक्त तो कुछ ही को पता ही नहीं चल रही थी 27 मई को कि कहाँ गए, इनका कोई रडार से सिग्नल भी गायब हो गया था। तो इनके पीछे निकले थे मिग 21 लेके अजय अहलुवालिया। अजय अहलुवालिया साहब गए थे सर्च करने के लिए, तो ये काफी लो हाइट से उड़ान भर रहे थे क्योंकि इनको खोजना था अपने साथी नचिकेता का विमान। लेकिन इन्हीं पर पाकिस्तानियों ने स्टिंगर मिसाइल से हमला कर दिया। अब सोचिए, किसी आतंकवादी के पास मिसाइल होता है, स्टिंगर मिसाइल। ये चोट्टा पाकिस्तानी था, दुनिया में कह रहा है कि मतलब हमारी फौज नहीं है। अरे हिजड़ों कहीं कि तुम्हारी फौज नहीं है। एक तो लड़का हमारे वीडियो पे कमेंट किया कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश भारत है। इस ससुरा पाकिस्तानी ऐसा कमेंट करता, हमको तो हंसी ही नहीं छूट कर, हम रिप्लाई कौन जी करे, चोट्टा कहीं का, तू सबसे बड़का है, हम लोग को बोल रहा है। तो आतंकवादियों ने अजय अहलुवालिया के विमान पर स्टिंगर मिसाइल से हमला कर दिया। स्टिंगर मिसाइल से जब हमला किया तो ये इन्होंने सीट एजेक्शन का बटन दबाया। इसके बाद सीट इजेक्शन हो जाता है, हम राफेल के वीडियो में आपको सब समझा दिए थे। और उसके बाद जब ये पैराशूट से नीचे उतरे तो ये पाकिस्तानियों ने हैवी मशीन गन से फायरिंग किया। आसमान से अजय अहलुवालिया के शरीर के टुकड़े गिर रहे थे, वहां पर एकदम निर्मम हत्या कर दी गई। ये वायुसेना का एक बहुत बड़ा, कह लीजिए तो एक काला दिन था। वायुसेना ने सोची कि हम अपने हेलीकॉप्टरों का प्रयोग करेंगे क्योंकि फाइटर जो होते हैं बहुत तेज रफ्तार से निकल जाते हैं, दुश्मन कहाँ छुपा है पता ही नहीं चलता है। और हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो थोड़े धीरे स्पीड से होते हैं और एक जगह रुक भी सकते हैं। लेकिन भारत के साथ समस्या क्या था, जो उसके MI-24 या MI-35 जैसे भीषण लड़ाकू हेलीकॉप्टर थे, ये सब के पास जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर थे, ये इनके पास हथियार ज़्यादा होता है, लेकिन इनकी लोड इतने भयानक थी कि ये उतना हाइट पर उड़ नहीं सकते हैं। ये केवल 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ तो लड़ाई हो रही थी 18,000 फीट की ऊंचाई पर। सोचिए 18,000 फीट, कुतुब मीनार 250 फीट की ऊंचाई पर, वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर। अब क्या किया जाए, तो भारत ने अपना MI-17 जो हेलीकॉप्टर था, जो सवारी ले जाने वाला हेलीकॉप्टर था, जिसमें कोई भी मिसाइल नहीं लोड किया जा सकता है, तो भारतीय वायुसेना के इंजीनियरों ने इसमें क्या किया, अलग से मिसाइल ले जाने के लिए पॉट जोड़ दिया। आप यहाँ देखिए, इसमें कोई पॉट नहीं है, लेकिन यही हेलीकॉप्टर में यहाँ पे आपको रॉकेट ले जाने के लिए पॉट जोड़ दिया गया। लेकिन इसमें एक खराबी थी, जो हमारे 4 MI हेलीकॉप्टर थे, इसके पास आती हुई मिसाइलों के, क्योंकि पहले जो 2 विमान थे उन पर तो मिसाइल अटैक हो गया था, स्टिंगर मिसाइल कंधे पर रख के मार दिया जाता है। तो ये लोग स्टिंगर मिसाइल से बचने के लिए एक फ्लेयर का प्रयोग करते हैं। वो आग का गोला होता है। एक्चुअली स्टिंगर मिसाइल जो होती है वो गर्मी को सूंघ के आती है, तो गर्मी को सूंघ के आती है, तो ये क्या करते हैं, जब इनको पता चल जाता है कि हमारे ऊपर स्टिंगर मिसाइल आ रही है, तो वो आग का गोला फेंकने लगते हैं, जिसका जो इंफ्रारेड को मिसाइलों को अपनी ओर खींच लेता है, ये बच के निकल जाते हैं। तो भारत के जो हेलीकॉप्टर थे, 4 में से तीसरा जो हेलीकॉप्टर था, उसमें ये फ्लेयर वाला सिस्टम था वो नहीं लगाया गया था, और यही खतरा हो भी गया। हमारा पहला हेलीकॉप्टर बम बरसा के आ गया, फ्लेयर से बच गया, दूसरा भी फ्लेयर छोड़ के बच गया, बम बरसाया, लेकिन तीसरा जो जहाज था वो भीषण हमला किया, और उसके पास फ्लेयर भी नहीं था, लेकिन इतने हमारे वायुसेना के पायलट बहादुर कि वो नीचे जहाज को लाया, एकदम एक्यूरेट हमला किया। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, जो स्टिंगर मिसाइल थी वो तीसरे हेलीकॉप्टर को हिट कर गया। पीछे से आ रहा चौथा हेलीकॉप्टर, जो वो एरिया था पाकिस्तानियों के बंकर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन हम लोगों ने फिर अपना एक हेलीकॉप्टर खो दिया, और उसमें हमारे बैठे जवान को हम